हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। थैंक यू ऑल ऑफ यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया और आज हम लोग एक बहुत अच्छे और एक रिस्पेक्टेबल नंबर तक पहुंच पाए हैं। दैट इज़ द 50,000 सब्सक्राइबर्स। नो डाउट अभी बहुत लंबा हमारे को जाना है। मेरे को जिस तरीके के कमेंट्स आते हैं, जिस तरीके से स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मिलियंस में सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, अभी तो बहुत कम है। तो ये चीज़ मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। ग्रोथ होनी तो तय है ना, वो तो होगी होगी। बट आज एक अच्छा नंबर आया है, तो मुझे लगा मेरे को आप सब लोगों को थैंक यू करना चाहिए फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। तो इसलिए मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में मैं सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करूँगा। थोड़ा बहुत मैं अपने बारे में आपको बताऊँगा, मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊँगा कि कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा, कैसे मेरे दिमाग में थॉट आया, और सब कुछ एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखो, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ। ये थॉट मेरे दिमाग में आज से कुछ 4 साल पहले आया था। मेरे को डेट याद है, मेरा बर्थडे था उस दिन, 12 फ़ेब 2020 को मैंने अपना ये चैनल लॉन्च किया था और वेरी फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था। तब मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं था कि आप लोगों से मुझे इतना प्यार मिलेगा और इतनी आगे तक हम लोग जा पाएंगे। लॉन्च तो मैंने चैनल किया था, एक सिंपल भाषा में बात करूं तो सेवा भावना से, कि मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाह रहा हूँ। जो मैंने इतने सालों में सीखा है, एटलीस्ट मैं सब कुछ अपने स्टूडेंट्स को दे पाऊँ, अपने बच्चों को दे पाऊँ, जिससे कि उन सब का भी भला हो सके। और मेरा जो एम था वो सिंपल यही था कि मैं गरीब से गरीब बच्चे तक पहुँच सकूँ, और जिनको भी लगता है कि हम कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो हम पैसा नहीं लगा सकते, उन तक मैं पहुँचूँ और उनको मैं एजुकेशन दे सकूँ, जिससे वो भी आईआईटी का सपना अपना पूरा कर सके। बस यही एम से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था। और मुझे था, मैं 2 से 3 महीने के अंदर अपना सारा सिलेबस डाल करके साइड हो जाऊंगा, और उसके बाद फिर मैं अपना जो भी मुझे सोचना होगा, जो भी मुझे अपने करियर में करना होगा, मैं वो करूंगा। है ना, क्योंकि चीज़ें मेरे को आती थी, इतने सालों से मैं टीच कर रहा था। बट जैसे जैसे मैं पढ़ाना स्टार्ट किया, जैसे जैसे मैं डाइव इन डीप करा चीज़ों में, और जैसे जैसे कमेंट्स आए स्टूडेंट्स के, तो धीरे धीरे मेरा माइंडसेट चेंज होता चला गया। मैं क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पे फोकस करता चला गया। मैंने ये नहीं सोचा कि इतने टाइम में सिलेबस या इतने टाइम में सिलेबस, मेरे को सिर्फ ये था कि एक अच्छा और एक ऐसा कंटेंट बना करके मैं स्टूडेंट्स को दूंगा, जिससे वो लाइफ टाइम याद रखें और उनको लगे कि हाँ जी, हमने भी कुछ पढ़ा था और हम भी कुछ लाइफ में बन पाए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अमित सर की वजह से बन पाए हैं। और जो उन्होंने कंटेंट दिया वो ऐसा था कि जिसका कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। है ना, तो बस वही चीज़ थी। धीरे धीरे मैं बस क्वालिटी की तरफ फोकस करता चला गया और टाइम लगता ही चला गया। नो डाउट अभी भी हमारा सिलेबस पेंडिंग है, बट धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं। जितना जिस जैसा मेरे से हो पाता है मैं उतना करता जा रहा हूँ। मैं एक सिंपल फिलॉसफी पे चलता हूँ। है ना, जैसे अगर एक कहते हैं ना कि इफ यू कैन रन देन यू शुड रन, इफ यू कैन वॉक यू शुड वॉक, इफ यू कैन क्रॉल देन यू शुड क्रॉल, बट नेवर स्टॉप इन योर लाइफ। मैं एक सिंपल इसी फिलॉसफी पे चलता हूँ। है ना, सिंपल भाषा में बोलूँ, भाग सकते हो तो भागो, चल सकते हो तो चलो, अगर क्रॉल कर सकते हो ना सिर्फ क्रॉल करो, लेकिन रुको मत कभी जिंदगी में। रुकना नहीं है। नो डाउट मेरे पास स्टाफ नहीं है, मैं मतलब चाहूँ तो इस टाइम पे सबसे आसान काम है मेरे लिए, मैं हायर करूँ लोगों को, और अपने चैनल को भी बहुत जल्दी ग्रो करवा सकता हूँ मैं। है ना, स्टाफ होगा मेरे पास तो फटाफट वीडियो एडिटिंग होगी, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन मैं उस तरफ जाना चाहता ही नहीं हूँ। वो एक शॉर्टकट तरीका होगा सक्सेस का, मैं वो चीज़ नहीं चाहता। है ना, क्योंकि ऑफ कोर्स स्टाफ ऐसे नहीं आएगा। मैंने आई थिंक पहले भी आपको कई बार बताया है कि स्टाफ की जो सैलरी होगी वो कौन देगा, वो आप लोग देंगे, मैं नहीं दूंगा। है ना, मेरे को फीस बढ़ानी पड़ेगी कोर्सेज की, और मैं वो चीज़ नहीं चाहता। वो ऑफ कोर्स मेरे फिर सब रूल्स के खिलाफ हो जाएगा, और मैं भी फिर वही सो कॉल्ड एक बिजनेसमैन बन के बैठ जाऊंगा जो सिर्फ पैसे के पीछे भागेगा। अल्टीमेटली मेरे ऊपर प्रेशर आएगा, लोगों को सैलरी देनी है, ऐसा है वैसा है। फिर अल्टीमेटली उस चक्कर में सेल्स टीम हायर हो जाएगी, फिर सेल्स टीम लोगों को फ़ोन खड़काएगी, उनको कहेगी कोर्स लो, ये करो वो करो। मतलब मैं उस बिजनेस की तरफ जाना ही नहीं चाहता। है ना, मेरा को कोई एम ऐसा नहीं है कि मैं कोई धंधा सेट करना चाहता हूँ।
तो इसलिए मैं अपने थॉट प्रोसेस में एकदम क्रिस्टल क्लियर हूँ। चाहे स्लो चलूँ, चाहे कैसे भी चलूँ, चलता रहूँगा, रुकूँगा कभी नहीं, और अल्टीमेटली मैं चीज़ों को कंप्लीट ज़रूर करूँगा, दैट इज़ फॉर श्योर। बट जब वो सब चीज़ें सामने नज़र आएँगी ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे पता है कि जिस प्राइसेज़ पे मैं चीज़ों को या कोर्सेज़ को दूँगा आप सब लोगों को, वो अनबीटेबल होगा, है ना? वहाँ तक कोई ज़िंदगी में पहुँच नहीं पाएगा। क्योंकि अभी भी जो मेरे कोर्सेज़ के प्राइसेज़ हैं, आप मुझे बताओ कोई दे सकता है क्या? 555 555 में एक कोर्स, मुझे बताओ कौन दे रहा है पूरे इंडिया में? मैं क्लियर कट साफ सुथरा बात कर रहा हूँ आपके साथ, कोई दे ही नहीं सकता। क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी मजबूरियां हैं, हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कोई किसी दूसरे के नाम पे कोचिंग चला रहा है, अपने नाम पे नहीं चला सकता क्योंकि उसको कोई जानता पहचानता नहीं है, दूसरे के नाम पे चला रहे हैं क्योंकि वो दूसरा आदमी बहुत फेमस है। अगर आप मेरे नाम पे कुछ चलाएंगे तो मैं ऐसे थोड़ी चलाने दूंगा, पैसा तो तुमसे लूंगा ना। तो वही चीज है, वो भी चार्ज करते हैं तो सो कॉल्ड रॉयल्टी देनी पड़ती है ना, काफी कुछ कमीशन देनी पड़ती है, वहाँ खर्चे हो रहे हैं, है ना। कई लोग हैं फैकल्टी मेंबर हायर कर रहे हैं अलग अलग, उनको सैलरी देनी पड़ेगी, स्टाफ हायर करेंगे उनको देनी पड़ेगी, एंड सो ऑन। तो सबके अपने अपने खर्चे हैं, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। मेरे पास भी अभी भी कॉल्स आती हैं, कई कई लोगों की, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की कॉल आती है कि सर पर स्टूडेंट हम आपको इतना पे कर देंगे, एक्स अमाउंट पे कर देंगे, है ना, आप आ जाइए और मतलब आके आ जाइए, आप बस हमारे ऐड कर दीजिए, एक छोटी सी और कुछ नहीं तो लिंक्डइन पे पोस्ट ही डाल दीजिए। वो भी नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है मैं पोस्ट डालूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे को फॉलो करते हैं वो ऑफ कोर्स गलत ट्रैक पे चले जाएंगे और किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में एनरोल हो जाएंगे जहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी शायद उतनी ना मिले। तो वो सब चीज़ें मैं नहीं करता हूँ, बट चाहूँ तो ये सब करके मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ। मैं पैसे के पीछे ज़िंदगी में कभी भागा नहीं हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं ये चीज़ कभी ज़िंदगी में नहीं कहूँगा आपको पैसा कमाना गलत है, पैसा नहीं कमाना चाहिए, ऐसा है वैसा नहीं। ऑफ कोर्स हर इंसान की अपनी मजबूरियां हैं जी। जब तक ये पेट नहीं भरता ना जी, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। इंसान पेट भरने के लिए कुछ भी कर सकता है अपनी लाइफ में, कुछ भी, कुछ भी मतलब कुछ भी, ठीक है ना। कहते हैं ना पापी पेट है, ये कुछ भी करा देगा जिंदगी में तुम्हारे से। तो वो चीज तो ऑफ कोर्स है ना, बेसिक नेसेसिटीज और वो सब तो सबको चाहिए ही चाहिए। बट वही बात है, मतलब मेरी थिंकिंग थोड़ी सी अलग चलती है, मुझे लगता है कि मेरी बेसिक नेसेसिटीज पूरी हैं, तो ज़्यादा इतना कमा के उस सब में क्या रखा है। कल भी मैं इंटरव्यू देख रहा था नितिन गडकरी साहब का, जो मंत्री हैं हमारे। वो कहते हैं जो ये पॉलिटिक्स में होते हैं ना, उनसे ज्यादा दुखी इंसान कोई नहीं होता। आपको लगता होगा यार ये एमएलए है, बड़ी गाड़ी में चलता है, इतना इसके साथ इतनी पावर है, इसके पास गनमैन सारा टाइम इसके साथ रहते हैं, क्या रुतबा है इसका हमारे एरिया में या हमारे शहर में, सब लोग जानते हैं कितना कुछ होगा इसके पास, कितना खुश होगा। लेकिन नहीं, एमएलए कहता है कि मेरे को मंत्री बनना था, मैं मंत्री नहीं बन पाया, वो इसलिए दुखी है। जो मंत्री होगा वो कहेगा मेरे को मेरे मन पसंद का पद नहीं मिला, जो मैं चाहता था कि मेरे को रेलवे का मंत्री बनना है या मेरे को XYZ का मंत्री बनना है, वो मेरे को बनाया नहीं गया, इसलिए वो दुखी है। अच्छा, उसके बाद जिनको मनचाहा पद मिल चुका है वो दुखी है कि मेरे को यार चीफ मिनिस्टर की कुर्सी कब मिलेगी, मैं उस कुर्सी पे कब जा करके बैठूंगा। मंत्री पद मिला हुआ है अपनी मनपसंद का, लेकिन फिर भी दुखी है कि मेरे को वो सीट चाहिए सीएम की। जो सीएम की कुर्सी पे बैठा है वो कहता है यार क्या कभी जिंदगी में वो दिन आएगा जब मैं पीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। समझ रहे हो, और पीएम की अपने ही चैलेंजेस हैं लाइफ में, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, उनका तो हम सोच भी नहीं सकते। ये मत सोचना कभी भी कि जो दूर से दिख रहा है कि ये बहुत खुश होगा, बहुत बड़ा आदमी होगा, बहुत पावरफुल आदमी होगा, वो बहुत खुश होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बेसिक फिलोसफी है बेटा लाइफ की, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आज मैं बहुत कुछ बताऊंगा, नो डाउट थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर ये सब बातें आपके दिमाग में रहेंगी ना, तो आप जिंदगी में बहुत कुछ कर पाओगे, इतना मैं मानता हूँ। क्योंकि जो फिलोसफी को मैंने फॉलो किया है, एटलीस्ट वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो नो डाउट पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन ये चीज कभी मत सोच लेना कि जब मैं बहुत ज्यादा पैसा कमा लूंगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा लाइफ में। नेवर। बहुत ज्यादा पावर आ जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा लाइफ में। नेवर। खुशी ऐसे कभी नहीं मिलती जैसे आप सोचते हो। खुशी मिलती है सो कॉल्ड सेटिस्फेक्शन से। आप अपनी लाइफ से कितना सेटिस्फाइड हो, उससे खुशी मिलती है। मेरी लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं अभी। देखो मैं आपको क्लियर कट बात करूं, मेरा एम है, मैं फीस नहीं बढ़ाना चाहता जी, मैं 555 का ही कोर्स देना चाहता हूं।
लेकिन अभी मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनसे स्टाफ हायर करके अपना आप खुद की भी ग्रोथ कर सकूं और स्पीड पकड़ के जल्दी जल्दी लेक्चर्स भी दे सकूं। वो सब करना चाहता हूं मैं, बट फिलहाल कर नहीं पा रहा हूं क्योंकि फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे पास उतने पैसे नहीं है। बट क्या मैं अपनी लाइफ में दुखी हूं? नहीं। जैसे चल रहा है, स्लो स्लो चल रहा है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मैं चला रहा हूँ अपनी जिंदगी, सिंपल सोबर बात है। मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड आदमी हूँ। जब ये चीज ये थॉट अगर आपके दिमाग में आ गया ना कि आई एम सेटिस्फाइड, बस तब आप बहुत सुखी रहोगे, बहुत खुश रहोगे और कोई बीमारी तुम्हारे को टच नहीं कर पाएगी। नहीं तो हमेशा परेशान रहोगे बेटा, हमेशा स्ट्रेस में रहोगे। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, एंड सो पता नहीं क्या क्या सोचते रहोगे। ठीक है, तो ये एटलीस्ट अपने पॉइंट थॉट अपने माइंड में हमेशा रखना, जहां हूं, जैसा हूं, बहुत लोगों से अच्छा हूं। बहुत लोग हैं जिनकी बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी भी पूरी नहीं हो सकती। अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं इतना तो मान करके चल रहा हूँ, आपके पास एक स्मार्टफोन तो है जिससे आप मुझे देख पा रहे हैं। आप एक कॉलेज में जा तो रहे हैं, बीटेक तो कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। अगर इस सब चीजों को लेकर के आप सेटिस्फाइड रहेंगे ना, तो आप आगे भी बहुत बढ़ पाएंगे, बहुत कुछ कर पाएंगे। नहीं तो 24/7 आपके मन में बहाने ही रहेंगे, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये नहीं दिया, अगर वो ये चीज दे देते तो शायद मैं ऐसा कर लेता या वैसा कर लेता। सब बकवास है बेटा। जब तक आपके अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी ना, आपका मन शांत नहीं होगा। और जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे पहला काम आपको रखना है, ये चीज एक ग्रेटिट्यूड रखना है। ठीक है ना, सुबह उठते हो ना, एटलीस्ट कुछ 2 मिनट ही सही भगवान को एटलीस्ट यू कैन से कि मतलब शुक्रिया किया करो। सिंपल भाषा में बोलूं तो थैंक यू किया करो कि इतना कुछ आपने मुझे दिया है ना, इस चीज के शायद मैं लायक नहीं था ना। नहीं तो अब देखो, मैं भी परेशान हो सकता हूँ कि अभी मैं सिर्फ 50,000 सब्सक्राइबर पे बैठा हूँ। मेरे पास तो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। स्टूडेंट्स मेरे को इतने इतने कमेंट्स करते हैं, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा। बहुत प्रॉब्लम्स होंगी मेरी लाइफ में भी, है ना। बट द थिंग इज कि क्या आप ये सब कुछ होने के बाद भी काम कर पा रहे हो? दैट इज द बेसिक पॉइंट। और क्या आप सेटिस्फाइड हो? दैट इज द बेसिक पॉइंट। आई होप मैं आप लोगों को जो मैं आइडिया कन्वे करना चाह रहा हूँ, आप तक वो पहुंचा होगा। ठीक है, चलो। थोड़ा सा मैं, जैसे आपको वीडियो में बताया था, मैं आज कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको बताऊंगा। दो लोग हैं अभी मेरी जिंदगी में जिन्होंने मुझे बनाया है। मैं यहाँ तक जो पहुंचा हूँ सिर्फ दो लोगों की बदौलत पहुंचा हूँ। एक मेरी मम्मी और एक मेरी वाइफ। मेरी माँ ने हमेशा मेरा साथ दिया है। आज तक मेरी माँ ने मेरे से ये नहीं पूछा कि बेटा तू कितना कमाता है और तू क्या कर रहा है जिंदगी में, आगे क्या करेगा। मतलब हमेशा जब भी मैं, और नो डाउट मैंने हर चीज उनसे परमिशन लेकर के करी है आज तक। और उन्होंने हमेशा कहा है, कर बेटा जो तेरे को करना है कर। कभी उन्होंने ऐसे टोका नहीं, ये मत कर, ऐसा मत कर, वो मत कर, ये ऐसे हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नहीं। नो डाउट वो बहुत पढ़े लिखे हैं, उनको बहुत नॉलेज है, उन्होंने बहुत दुनिया देखी है, गवर्नमेंट जॉब करी है। बट स्टिल वो मेरे को कभी ऐसे कुछ कहते नहीं, जिसके कारण मैं ऑफ कोर्स बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर पाया। दूसरी मेरी वाइफ, जिसने आज तक मेरे से कभी कुछ डिमांड नहीं रखी। अगर मेरी वाइफ डिमांडिंग होती ना, तो मैं अपनी नौकरी कभी जिंदगी में नहीं छोड़ सकता था। और अगर नौकरी ना छोड़ता ना, तो आज यहाँ खड़े होकर आपके सामने वीडियो ना बना रहा हूँ। ठीक है ना। तो उसने भी मेरा बहुत साथ दिया। जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, हमने मिल के सब देखा करा, जो भी है, तो मतलब बहुत साथ रहा उसका। तो दो लोगों की वजह से मैं पहुंचा हूं यहाँ तक। अच्छा, और थोड़ा सा मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। मैंने, जब मैं बीटेक फाइनल ईयर में था ना, मैंने अपना कोचिंग सेंटर लॉन्च कर दिया था। मेरे को पढ़ाने का, सो कॉल्ड जिसको आप कह सकते हो कीड़ा, शुरू से था दिमाग में कि मेरे को तो टीचर ही बनना है और मेरे को कुछ नहीं करना जिंदगी में। तो मैं फाइनल ईयर में था बीटेक के, और मैंने अपना कोचिंग सेंटर लॉन्च कर दिया था। घर के पास ही एक मैंने शॉप ले ली थी किराए पे, काफी बड़ी शॉप थी वो। और कंप्यूटर्स वगैरह लगाए। और प्रॉब्लम थी कि लाइट वाली प्रॉब्लम तो है ही, मैंने आपको कई बार बताया है।
एरिया में। तो एक बहुत बड़ा इन्वर्टर भी मैंने लगवाया था, काफ़ी कॉस्टली था, मतलब मैंने बहुत खर्चा किया था। सिंपल भाषा में बात करूँ तो मैंने काफ़ी खर्चा किया था और सब पूरा एक सेटअप बना लिया था मैंने पूरा अपना। और बहुत बड़ी बात होती है कि एक फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, अभी बच्चा है, अभी वो पास आउट भी नहीं हुआ है और अपना सेंटर लॉन्च कर चुका है। तो चलाया मैंने, है ना? और 10 दिन के अंदर-अंदर जो भी मेरे शॉप का रेंट था, वो मैं निकाल चुका था। मतलब स्टूडेंट्स आ चुके थे मेरे पास। हालाँकि मैं अभी स्टूडेंट था, मेरे को कोई जानता-पहचानता नहीं था। मैंने बिल्कुल ट्रेडिशनल वे से काम किया था। आप देखते हैं जैसे आपके घर में अखबार आती होगी, उसमें पर्चे आते हैं, तो मैंने वही बस पर्चे बनवाए थे और अखबार में डलवाए थे। प्रिंट करवाए थे और डाले थे आस-पास के एरियाज़ में और वहीं से ही बस देख के कुछ स्टूडेंट्स आ गए थे मेरे पास और इतना हो गया था कि एटलीस्ट मैंने फर्स्ट मंथ का रेंट निकाल दिया था सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 दिन के अंदर-अंदर। मतलब उन्होंने फीस पे कर दी थी मुझे। ऐसा और आ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे थे बट जो फीस पे कर चुके थे उससे मेरा रेंट निकल चुका था पहले महीने का। बट वही और 10 एक दिन बीते थे। मुश्किल से 15 से 20 दिन हुए होंगे और मेरे फादर साहब चले गए। बहुत बड़ा झटका लग गया मेरी लाइफ़ में। मैं अभी फाइनल ईयर में था और मेरे फादर साहब गए। अल्टीमेटली मेरे को क्या करना पड़ा, बिज़नेस जॉइन करना पड़ा। उनका एक बिज़नेस था, बिज़नेस तो ख़ैर क्या एक दुकान थी। सिंपल भाषा में बात करें छोटी-सी दुकान थी कपड़े की और उस पे मुझे बैठना पड़ा। मैंने शायद कई वीडियो में आपको बताया होगा कि मेरे फादर साहब साइंटिस्ट थे और तो ये दुकान कहाँ से आई? तो उसका भी बहुत बड़ी लंबी कहानी है, कभी आप लोगों के साथ मैं करूँगा। बट बेसिक ये था कि ऐसे समझ सकते हैं कि फैमिली के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया उन्होंने, बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया। पीएचडी थे वो बायोकेमिस्ट्री में और सीएसआईआर लैब्स नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत ड्रीम होता है लोगों का, श्रीनगर में साइंटिस्ट थे वो सीएसआईआर लैब्स में, बायोकेमिस्ट्री के। उस टाइम तो बायोकेमिस्ट्री का नाम भी बहुत कम लोगों ने सुना होता होगा, बट वो थे। बहुत अच्छी-अच्छी रिसर्च भी करी उन्होंने, बुक भी पब्लिश करी, मतलब बहुत बड़े पद पे थे वो, सिंपल भाषा में बात करें तो मतलब गज़टेड ऑफिसर थे। बट वही फैमिली के कुछ प्रॉब्लम्स और उस सब को चलते हुए उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन किया और जो हमारे दादा की शॉप थी, जो मतलब हमारे यू कैन से फैमिली बिज़नेस था, छोटी-सी दुकान थी कपड़े की, उस पे आकर के उनको बैठना पड़ा क्योंकि ऑफ़ कोर्स इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं थी कि फैमिली हमारी बहुत अच्छे से चल सके, बहुत बड़ी फैमिली थी। तो दुकान पे ही बैठना पड़ा, वही वहाँ से थोड़ा अच्छा अर्न करेंगे, पैसा कमाएँगे और मतलब दुकान पे तो वही है भई जितना आप काम करोगे उतना पैसा कमा जाओगे। तो वही बस सोच के बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने अपनी लाइफ़ के साथ कर दिया। तो अल्टीमेटली वो बिज़नेस मुझे जॉइन करना पड़ा फादर साहब के जाने के बाद। लगभग 1 साल मैंने वहाँ पे दुकान पे काम किया, चीज़ों को देखा, समझा और मैं शुरू से क्लियर था कि भई मेरे को इस दुकानदारी तो नहीं करनी लाइफ़ में। क्योंकि अगर मेरे फादर साहब भी नहीं चाहते थे, अगर वो चाहते, तो ऑफ़ कोर्स भई आप समझते होंगे जिनकी दुकान होती है, उनके बच्चे भी साथ जाते ही हैं, बीच में कभी खाना देने जाएँगे, कभी कुछ जाएँगे, थोड़ा घंटा 2-3 लगा के आते हैं दुकान पे। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को पता ही नहीं था कि हमारी दुकान है कहाँ पे। मेरे फ़ादर साहब ने इतना ज़्यादा हम लोगों को दूर रखा था दुकान से। ये क्यों फँसना है? ऑफ़ कोर्स दुकानदारी लालच है। उसमें फँस जाएगा बच्चा, ना पढ़ाई करेगा, ना कुछ करेगा ज़िंदगी में। लगेगा कि ठीक है, अच्छी-खासी चलती हुई दुकान है, दुकान पे बैठते हैं और बट उनका सोच अलग थी। पढ़े-लिखे थे, बहुत बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे थे, थोड़े भी नहीं, पीएचडी थे। तो उनको था कि नहीं, इनको तो मैं दुकान से बहुत दूर रखूँगा। तो जब मेरे फ़ादर साहब गए थे ना, तो मतलब मेरे को पता ही नहीं था दुकान कहाँ पे है। चाचा के साथ थे तो वो ही लेके गए थे, तब उन्होंने मुझे दिखाई दुकान और वहाँ पे बैठा और 1 साल के आस-पास मुझे करना पड़ा वहाँ पे काम। क्लियर तो मैं शुरू से था कि छोड़ूँगा। साइड बाय साइड मैंने एक टियर 3 कॉलेज में एमटेक में एडमिशन करा लिया था। ज़्यादा वहाँ जाना नहीं पड़ता था, तो दुकान पे जाता था, थोड़ा बहुत बीच में पढ़ लेता था और जैसे-तैसे करके एग्ज़ाम वगैरह निकाले एमटेक के और 1 साल मैंने दुकान का भी कंप्लीट किया और साथ-साथ एमटेक भी कंप्लीट करी 1 साल। और उसके बाद मैंने दुकान छोड़ी और एक छोटे से कॉलेज में जॉब लग गई मेरी। मतलब मैंने अप्लाई किया और जॉब लग गई। जस्ट 10,000 रुपए थी उसकी सैलरी। 4-5 महीने मैंने वहाँ पे जॉब करी और वहाँ पे भी वही सिस्टम था कि जब तक स्टूडेंट्स आ रहे हैं तब तक आपको पढ़ाना है। जब स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम शुरू हो जाएँगे तो वो फ्री कर देते थे, मतलब वो निकाल देते थे जॉब से। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब थी तो वहाँ से मेरे को निकाल दिया गया। भई एग्ज़ाम्स वगैरह आ गए थे। तो मेरे को समझ में आ गया था कि भई ये ज़िंदगी तो नहीं ऐसे चल सकती।
तो साइड बाय साइड मुझे पता लगा यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में। तो एमटेक तो मैं साथ-साथ कर ही रहा था। इसीलिए बेसिक एम मेरा यही था कि भई पीजी करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तभी तो हम पढ़ाने लायक बनेंगे कॉलेजेस में। तो वो चल रही थी, साथ-साथ यूजीसी नेट के बारे में पता लगा और मैंने वो एग्ज़ाम दिया। कोचिंग भी ली मैंने उसकी, दिल्ली जाके, और साथ-साथ मैंने एग्ज़ाम वो क्लियर कर लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। बहुत ज़ोर लगाया, खूब मेहनत करी ऑफ कोर्स, और अल्टीमेटली मेरा वो क्वालीफाई हो गया। तो जब साथ-साथ जब ये तैयारी कर रहा था मैं, एक कॉलेज मैंने और जॉइन किया हुआ था। मतलब जो लोकल कॉलेज था वो तो छोड़ दिया था, फिर एक और कॉलेज था थोड़ा-सा खैर क्या बहुत दूर था, अराउंड 100 किलोमीटर्स था हमारे घर से। तो रोज़ सुबह-सुबह 6 बजे के आस-पास मुझको बस पकड़नी होती थी घर से ही। हाँ, करनाल था वो कॉलेज, जाना-आना वो सब में बहुत बिज़ी था, 5 डेज़ वहाँ बिज़ी रहता था, सैटरडे संडे कोचिंग में बिज़ी रहता था। तो मतलब काफ़ी बिज़ी लाइफ़ रही, बट अल्टीमेटली एंड रिज़ल्ट ये निकला कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम मेरा निकल गया। और फिर बस वहाँ से जॉब छोड़ी मैंने। वो बाय द वे जॉब अराउंड 20,000 की थी, तो 10,000 की जॉब करी, फिर 20,000 की जॉब करी, सीधी डबल। और उसके बाद फिर जैसे हुआ तो उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज है, मैंने वहाँ ज्वाइन किया 50,000 पे। तो 10, 20, 50 मतलब करियर तो बहुत अच्छा ही चल रहा था, एकदम एक्सपोनेंशियल मेरी ग्रोथ चल रही थी। और उसके बाद फिर अल्टीमेटली हुआ क्या कि जब मैंने ज्वाइन किया था कॉलेज, तो उस टाइम पे अराउंड 150 कैंडिडेट्स थे जिनका नेट क्वालिफाइड था, और वैकेंसीज 300 थी, लगभग डबल वैकेंसीज थी। तो ऑफ कोर्स सिलेक्शन होना ही था, मेरा तो पहले ही कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था। बहुत सारे कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहीं हो गया था। और फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो लोगों को मतलब ऑफ कोर्स कॉलेज खाली तो था नहीं ना, वहाँ पे कुछ पहले टीचर्स थे, बट उनको निकाल दिया गया था क्योंकि उनका नेट क्वालिफाइड नहीं था। तो मेरा था तो मेरे को ले लिया गया। तो जिनको निकाला गया था वो नेट क्वालिफाई कर लिए नेक्स्ट टाइम में। तो मेरे को वहाँ से निकाल दिया गया। अराउंड वही 5-6 महीने ही मैंने वहाँ पे जॉब करी, और जब वो क्वालिफाई करके आ गए तो मुझे निकाल दिया और उनको रख लिया। और अल्टीमेटली फिर मैंने जगह-जगह जाके कुछ इंटरव्यूज़ दिए, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के। बट सभी लोग जो आउट हुए थे, वो सभी वापस अपना नेट करके आ चुके थे, क्योंकि ऑफ कोर्स भाई इतनी हाई पेइंग जॉब थी, 50,000 की नौकरी को छोड़ता है क्या उस टाइम पे? 2012-13 के आस-पास की मैं बात कर रहा हूँ। तो इतने साल पहले 50,000 की नौकरी का मतलब 1 लाख के आस-पास की नौकरी आज के हिसाब से। तो कौन छोड़ता है भाई? तो ऑफ कोर्स मेहनत कर ही लेता है आदमी, इसमें क्या है। तो 5-6 महीने उन्होंने सब लोगों ने मेहनत करी और वापस आ गए, तो सारा का सारा पुराना स्टाफ वापस आ गया। तो ऑफ कोर्स कहीं सिलेक्शन हो ही नहीं रहा था मेरा, क्योंकि वो 8-8 9-9 साल से पढ़ा रहे थे, तो ऑफ कोर्स उन्हीं को ही प्रेफरेंस दी जाएगी। तो मैं गया कुछ कॉलेजेस में इंटरव्यू दिया, मैं सिचुएशन समझ चुका था, तो फिर मैंने इंटरव्यू देने बंद कर दिया। मुझे लगा कोई फायदा नहीं है, सिलेक्शन वगैरह नहीं होना, छोड़ो इसको। और जहाँ कोचिंग में मैं पढ़ाया करता था, बार-बार वहाँ से तो मुझे कॉल आती रहती थी। मतलब जहाँ पे मैंने कोचिंग ली थी यूजीसी नेट की, वहाँ से मेरे पास बार-बार कॉल आती रहती थी कि आप आइए, पढ़ाइए। क्योंकि ऑफ कोर्स मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला था, तो जो ओनर थे वो भी बहुत इम्प्रेस थे मुझसे कि भाई बहुत मेहनती है और बहुत मेहनत करता है, और इतनी एकदम इतनी जल्दी स्पीड से इतना पढ़ के और इतना निकालना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सिलेबस है यूजी नेट का, बहुत ह्यूज सिलेबस है, गेट का सिलेबस तो कुछ नहीं है नेट के आगे। सब आता है उसमें, कंप्यूटर ग्राफिक्स आता है, इनफैक्ट जावा आती है, जावा स्क्रिप्ट आती है ना, पाइथन के क्वेश्चन डाल देंगे। मतलब जो भी आप कंप्यूटर साइंस का कुछ भी बोलोगे, बिग डेटा के क्वेश्चंस आ जाएंगे, है ना, हडूप के क्वेश्चंस आ जाएंगे, मतलब कहीं से भी कुछ भी डाल के दे देंगे। तो इतना बड़ा सिलेबस एंड ऑन वो सब किया मैंने, तो ऑफ कोर्स वो थे तो कॉल आता रहता था, तो मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। जहाँ से मैंने कोचिंग से जहाँ से पढ़ा, वहीं पे ही एज ए टीचर मैंने ज्वाइन कर लिया। बहुत बड़ी बात है, बट अल्टीमेटली ज्वाइन किया मैंने वहाँ पे। साइड बाय साइड एक और कॉलेज से मेरे को कॉल आ गया था, वहाँ पे भी मैं पढ़ाने चला गया, और आईपी यूनिवर्सिटी का कॉलेज था, और वहाँ पे मुझे आज भी याद है पर आवर बेसिस पे देते थे, और अराउंड 750 रुपीज़ पर आवर मेरे को मिलते थे वहाँ पे। मैं 2 घंटे के लिए जाता था, तो ठीक है, अच्छी खासी वहाँ से अर्निंग हो जाती थी, और अपना कोचिंग वाला चल ही रहा था सिस्टम। तो कुल मिला के मतलब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो अर्निंग थी मेरी, उससे ज़्यादा ही अर्निंग मेरी यहाँ पे हो रही थी। तो उसके बाद फिर जैसे-जैसे कोचिंग में मतलब स्टूडेंट्स को मेरे बारे में पता लगता गया, और स्टूडेंट्स मेरी डिमांड करते चले गए, तो धीरे-धीरे मेरे सब्जेक्ट्स भी जितने मैं पढ़ाता था वो बढ़ाते चले गए। ऑनर भी खुश होता रहा कि हाँ ठीक है, अच्छा पढ़ा रहा है लड़का, इसको पढ़ाने दो, ऐसे-ऐसे करके मेरे को और सब्जेक्ट्स मिलते चले गए, और अल्टीमेटली फिर मैंने वो कॉलेज भी छोड़ दिया।
जो आईपी यूनिवर्सिटी वाला कॉलेज था, और मैं फुल टाइम कोचिंग में आ गया और काफ़ी अच्छी मैंने अर्निंग करी। पूरी तो ऑफ कोर्स मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो ठीक नहीं रहेगा, बट इतना बता सकता हूँ, स्टार्टिंग जब मैं फुल टाइम ज्वाइन किया था तो 1,000 रुपये घंटा वो मुझे देते थे, पर आवर बेसिस पे होता था। और काफ़ी अच्छी अर्निंग थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। और बीच-बीच में मैं किसी-किसी कॉलेजेस में भी चला जाता था, क्योंकि जो स्टूडेंट्स आते थे वहाँ पढ़ने के लिए, जिस भी कॉलेज के वो होते थे, वो अपने कॉलेज में जा कर के बातचीत करते थे कि एक टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा है, वैसा है। तो ऑफ कोर्स फिर जैसे बातचीत होती थी, प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, दिल्ली में बहुत सारे हैं, गुड़गाँव में बहुत सारे हैं। तो उनके एचओडीज़ के मेरे पास डायरेक्ट कॉल आते थे कि आओ सर हमारे पास से 1 आधा घंटा पढ़ाओ यहाँ पे विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे, ऐसा है, वैसा है। तो बीच-बीच में मैं चला जाता था और मैंने पढ़ाया भी है। काफ़ी अच्छे-अच्छे, बड़े-बड़े कॉलेजेस में भी पढ़ाया है। तो ये सब चलता रहा। अच्छी-खासी, बहुत अच्छी, भगवान की दया से सब चल रहा था, लाइफ सेट थी। बट एक प्रॉब्लम आई, दैट वाज़ इन नवंबर 2019, लास्ट में। जो जो इंस्टीट्यूट था जहाँ पे मैं टीच कर रहा था, सब कुछ मैं वहाँ सँभालता था। एज़ ए एचओडी में काम कर रहा था। फैकल्टी को हायर करने से लेकर के हर चीज़, है ना, असाइनमेंट्स वगैरह जो दी जाती थी, जो भी टेस्ट होते थे, वो सब मेरी आँखों के आगे से गुज़र के जाते थे। ऐसे नहीं होते थे कुछ भी वहाँ पे। तो अल्टीमेटली मैनेजमेंट वहाँ की चेंज हो गई। मैनेजमेंट चेंज होने के कारण मतलब वही पॉलिटिक्स और वो सब चीज़ें हुई, जिसके कारण मेरे को अल्टीमेटली वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ा। तो नवंबर 2019 लास्ट में मैंने रिज़ाइन किया था। लगभग 2 महीने थे मेरे पास। मेरे को इतना पता था कि अब मैं जाऊँगा तो एक प्रॉपर गेट की कोचिंग में जाऊँगा। मतलब जिसमें मैं पढ़ाता था, यूजीसी नेट और गेट दोनों कोचिंग चलती थी वहाँ पे, दोनों को ही मैं पढ़ाता था। बट मुझे था कि एक बहुत बड़े, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर के मुझे पढ़ाना है, और उसके लिए ऑफ कोर्स सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि गेट में आपकी टॉप 100 में रैंक होनी चाहिए। तो मैंने यही सोचा, नवंबर में रिज़ाइन किया, 2 महीने हैं, मेरे को था कि चीज़ें तो मेरे को आती हैं, एक बार फटाफट ब्रश अप करनी है, तो लग जाते हैं भई ब्रश अप करने में। और 2 महीने में मैंने खूब ज़ोर लगाया, खूब मेहनत करी, सारी चीज़ें फटाफट से ब्रश अप करी, सब पढ़ाई करी, सब किया। और अल्टीमेटली मेरे को फ़ीवर भी हो गया, मैं बहुत परेशान भी रहा, आखिरी के 15 दिन मैं कुछ नहीं पढ़ पाया, ना कोई टेस्ट सीरीज़ लिखी, ना कुछ किया। जैसे-तैसे करके मैं पेपर दे आया, गेट 2020 में। और पेपर देते ही मेरे को पता लग गया था कि कुछ नहीं होगा इस पेपर में मेरा, क्योंकि मैं बस बहुत मुश्किल से जैसे-तैसे करके अटेम्प्ट करके आया हूँ। फीवर में मैं वैसे ही हूँ, दिमाग ज़्यादा इतना ख़ास चला नहीं है। तो मैंने एक बहुत बड़ी कोचिंग है दिल्ली की, वहाँ पे मैंने फ़ीस भर दी और एनरोल हो गया नेक्स्ट ईयर की तैयारी के लिए। तो ऑफ कोर्स मैं नाम नहीं लूँगा कोचिंग का, फिर वही बात है, लगेगा कि वीडियो स्पॉन्सर्ड है, ऐसा है, वैसा है, तो ठीक है, जो भी है। तो अल्टीमेटली मैं वहाँ पे एनरोल हो गया कोचिंग में, और 1 महीने के आसपास मैं कोचिंग में गया। वहाँ पे मैंने पढ़ाई भी करी, देखा, क्योंकि मेरे को था बड़े-बड़े टीचर्स वहाँ पे पढ़ाते हैं, तो एटलीस्ट एक बार जाके देखिए तो सही, क्या पढ़ाई होती है वहाँ पे, कैसे पढ़ाया जाता है, क्या चलता है। और एक ऑफ कोर्स ऑफलाइन में जाएँगे तो सो कॉल्ड फ्लो बनेगा मेरा पढ़ाई का, मैं ढंग से तैयारी भी कर पाऊँगा, क्योंकि 1 साल पूरा लगातार दोबारा से सब करना बहुत मुश्किल है। अल्टीमेटली 1 महीना बीता था, वही कोचिंग में जैसे एनरोल हुआ, गेट का जैसे पेपर दे के आया था, नेक्स्ट डे मैं एनरोल हो गया था। और वही चीज़ है, 1 महीने के आसपास रिजल्ट आने में लगता है, तो वही 1 महीना मैं वहाँ गया, रिजल्ट आया और पता लगा मेरी रैंक आ गई 94, टॉप 100 में रैंक आ चुकी है। तो फिर मुझे क्या था, मुझे क्या ज़रूरत थी इतना वो सब करने की। और बाय चांस मैं चला भी जाता कोचिंग में, चलाता भी रहता, जो भी कोर्स चल रहा था वो भी कंप्लीट कर लेता, बट लॉकडाउन लग गया था, है ना? लॉकडाउन के कारण सब शट डाउन हो गया, सब बंद हो गया, सब घर में लॉक हो गए। कोर्स मैं नहीं जा पाया कोचिंग में, तो फिर मैंने छोड़ ही दी, मुझे लगा ठीक है अब क्या करना है, रैंक आ चुकी है। और साथ-साथ मेरे को आज भी डेट याद है, 12 फ़ेब न 2020, 12 फरवरी 2020 में मैंने अपना चैनल लॉन्च कर दिया था। और फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने वहाँ पे पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया था। आई थिंक ये सब बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी करी थी आप लोगों के साथ। तो चैनल चलाया, और फिर मेरे को सिर्फ यही था कि ठीक है मैं अपना चैनल रन करूँगा, जल्दी-जल्दी सिलेबस कंप्लीट कराऊँगा और किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के जॉब करूँगा, या जो भी देखूँगा बाद में। मतलब मेरे को था कि एटलीस्ट एक बार जो भी मैंने कुछ सीखा हुआ है, फटाफट से 2-3 महीने में मैं वो सब दे दूँ सब स्टूडेंट्स को, और फिर मैं अपना काम करूँगा। मतलब सेवा भावना से मैंने चैनल चलाया था, और कोई मेरा एम नहीं था वहाँ पे। बट जैसे-जैसे कमेंट्स आए, जैसे-जैसे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा, तो मेरा एम चेंज होता चला गया था। ठीक है? तो बट हुआ क्या कि मतलब कुछ मेरे रिश्तेदारों ने मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया कि आपकी रैंक आई है,
तो आपको आईआईटी जाना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए आपको, मतलब ये नहीं करना चाहिए। और मैं भी इन्फ्लुएंस में हो गया और मुझे लगा चलो ठीक है यार, ज्वाइन करते हैं। और मैंने आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन कर लिया। लॉकडाउन का टाइम था, घर से ही एमटेक चल रही थी, है ना। तो मतलब वहाँ तो जा नहीं सकते थे ऑफ कोर्स। और बहुत मुश्किल हो रही थी, सच बताऊँ बहुत मुश्किल हो रही थी चलानी एमटेक। कि मेरी भी अपने कुछ चैलेंजेस थे। मेरा 6-7 महीने का बेबी था और 2-3 महीने में चला पाया था कोर्स वहाँ पे। उसके बाद मतलब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती थी लाइफ में, फैमिली में। घर पे बैठे हैं तो ऑफ कोर्स दिक्कतें तो आती हैं, है ना। तो मैंने मन बना लिया कि मेरे को यहाँ से रिजाइन करना है, मैं नहीं कर रहा एमटेक। प्रेशर आया फैमिली का, भाई लोग मरते हैं वहां जाने के लिए और तू छोड़ने की बातें कर रहा है, क्या बात है भाई। मेरी वाइफ ने भी मुझे कहा कि नहीं, आपको कंटिन्यू करना चाहिए, जो कुछ है घर वर मैं सब देख लूंगी, आप करो, आप काम करो, आप अपनी एमटेक करो। मम्मी ने भी यही सलाह दी, सब ने कहा, बट अल्टीमेटली मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। मैं मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब मैं इतना ज़्यादा हर चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाऊँ, बिज़ी हो जाऊँ और फैमिली को बिल्कुल कट कर दूँ। क्योंकि जब तक फैमिली को बिल्कुल कट करके काम नहीं करूँगा तब तक नहीं हो सकता था। ये चीज़ मैं समझ चुका था। टेक करनी कोई ऐसे मज़ाक बात नहीं है, बहुत काम है था और वो सब था। इस चीज़ के लिए मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पा रहा था कि यार मैं कैसे कट हो जाऊँ? मैं कैसे कट ऑफ होके कमरे में बंद रहूँ? इतना छोटा मेरा बेबी है और उसकी भी कुछ चैलेंजेस थे, कुछ प्रॉब्लम्स थे। तो मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा ऐसे, मैं नहीं कर सकता। और मैंने चीज़ों को थोड़ा बहुत प्लान आउट किया, देखा, सोचा, समझा, मैंने रिज़ाइन दे दिया। बहुत बड़ा स्टेप उठाया मैंने अपनी लाइफ़ का और वापस अपने चैनल पे कंसंट्रेट करने लग गया। बाय द वे मैंने अपना चैनल बीच में बंद कर दिया था। बंद इन द सेंस मतलब मैं वीडियोज़ डालने बंद कर दिए थे 3-4 महीने, क्योंकि मैं एमटेक की तैयारी में लग गया था, कोडिंग-वोडिंग करने लग गया था और सब चीज़ों में मुझे था कि एटलीस्ट एमटेक करने जा रहे हैं, इतने बड़े इंस्टीट्यूट में, तो बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। तो मैं बेसिक्स में घुस गया था, है ना। और सब कोडिंग और वो सब करने लग गया था और इसलिए मैं चैनल नहीं चला पा रहा था अपना। और जैसे ही मैंने रिज़ाइन दिया एमटेक से, मैं वापस चैनल पे आ गया और वही चीज़ थी कि जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट कराना है और अपना जो भी है जॉब या जो भी कुछ है मैं ज्वाइन करूँगा। बट जैसे जैसे कमेंट्स आए, जैसे जैसे मैं डाइव इन डीप करा, तो मुझे लगा कि क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए बजाय क्वांटिटी के। और मैं स्लोली स्लोली मतलब क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी की तरफ शिफ्ट होता चला गया। डाइव इन डीप करता गया और अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाता गया। खूब मेहनत करी मैंने, खूब पढ़ाई करी, खूब मतलब बुक्स को देखना, लेक्चर्स देखना, है ना, अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के। और उसके बाद जा कर के मतलब कंटेंट डेवलप करना। तो ये एक मेरा यू कैन से आदत सी बन गई थी। और लेक्चर लेने के बाद बिलीव मी मेरे को इतनी खुशी होती थी। मुझे पता था, मैं डेड श्योर था इस बात को लेकर के आज नहीं तो कल ये कंटेंट ज़रूर चलेगा। क्योंकि मुझे पता था कि मैं किस तरीके का कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद अगर कंटेंट बनाया जाएगा तो ऑफ कोर्स उसमें बहुत दम होगा। वही चीज़ हुई। 2021 मेरा बिल्कुल मतलब काफ़ी ऑफ कोर्स डार्क रहा, क्योंकि मैंने एमटेक भी छोड़ दी थी और चैनल वगैरह इतना खास चल नहीं रहा था। बट एक मन में सेटिस्फेक्शन थी कि हाँ जी, जो मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, धीरे-धीरे करके ये सब चीज़ें चलेंगी। और 2022 जैसे आया, मेरे को मतलब ऑफर्स आने शुरू हो गए, अलग-अलग इंस्टीट्यूट से। जहाँ पे मैं सोचता था, जहाँ पे मेरा सपना था पढ़ाना, वहाँ से मेरे पास कॉल्स आने शुरू हो गई। लेकिन मुझे था कि अब मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, अब मैं चैनल तो बंद नहीं कर सकता, क्योंकि सब ऑफ कोर्स सबकी यही डिमांड थी कि भई चैनल बंद करो और आ जाओ हमारे पास फुल टाइम पढ़ाने के लिए। था कि ना, अब मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। शुरू-शुरू में कॉल्स आती तो मैं ज़रूर सोचता, लेकिन मैंने बहुत स्लीपलेस नाइट्स बिताई हैं, मैंने बहुत मेहनत करी है। अब तो मैं पीछे नहीं हटने वाला, अब तो मैं अपना चैनल ही चलाऊँगा, मैं नहीं कहीं जा रहा। और बस धीरे-धीरे चलते-चलते जो सो कॉल्ड एडटेक थे, वो भी बहुत बड़े-बड़े होते चले जा रहे थे। और एक बहुत बड़ी कंपनी से मेरे पास कॉल आई भी थी, आप लोगों को पता भी होगा, मैंने 2022 के एंड में जॉइन भी किया था। बहुत अच्छी सैलरी भी उन्होंने ऑफ़र करी थी और कहा था कि आप चैनल साथ चलाओ और हमारे पास भी पढ़ाते रहो। वो मैंने जॉइन करा, लगभग 6 महीने के आस-पास मैंने वहाँ पे जॉब करी थी, आप सबको पता होगा। और उसके बाद वहाँ से भी वही बात है कि एट द एंड ऑफ द डे जो मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग तो होता ही है ना, खुद का एक चैनल चलाना और कहीं जॉब करना। वहाँ से मुझे अल्टीमेटली रिज़ाइन करना पड़ा था। और भी बहुत ऑफ़र्स आए, मतलब द थिंग वाज़ कि जो मैंने आईआईटी बॉम्बे छोड़ा था,
तो मतलब शुरू-शुरू में था मन में कि पता नहीं कैसा डिसीज़न हो गया या क्या हो गया। बट जैसे 2022 में जो मेरे साथ के थे, जो आईआईटी बॉम्बे में मेरे साथ थे, फ्रेंड्स थे, वो पास आउट हुए। और 2022 में ही मेरा भी लगभग ऐसे समझ लीजिए कि मैं भी पास आउट ही हो गया था। और मतलब इन द सेंस जैसे 2 साल उन्होंने एमटेक में लगाए, ऐसे ही 2 साल मैंने अपने चैनल को दिए। अल्टीमेटली ठीक-ठाक मतलब मेरा काम चलना शुरू हो गया था। ओके। और जब 2023 आया, 22 में तो कॉल आ गई थी, मैंने ज्वाइन भी कर ली एक अच्छी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, और जॉब भी करा वहाँ पे। और उसके बाद भी बहुत ऑफर्स आते रहते, बट अल्टीमेटली एक हार्ड सो कॉल्ड हार्ड कोर रियलिटी मैं समझ चुका था कि भैया मेरे को मेरा चैनल कोई नहीं चलाने देगा, चाहे कुछ का कुछ हो जाए। मेरे को नहीं चलाने देंगे ये लोग। मैं कहीं पे भी जॉब कर लूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा चैनल भी चले और जॉब भी चले। और भी बहुत बड़े-बड़े ऑफर्स आए, अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा। मैं मतलब मेंटली भी डिस्टर्ब हो गया था बहुत कि यार इतना बड़े-बड़े ऑफर्स लोग मुझे दे रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? इतना पैसा मैं शायद ज़िंदगी में नहीं कमा पाऊँगा जितना वो लोग मुझे दे रहे हैं। बट अल्टीमेटली मैंने अपना चैनल ही चुना, आप लोगों को चुना, क्योंकि यही बात थी कि सब कुछ शट डाउन करके ही मुझे जाना था। ठीक है, जो है जैसा है फिर अल्टीमेटली आई थिंक 2023 के एंड में ही मैंने अपने कोर्सेज़ बनाने शुरू किए, लॉन्च किए। बहुत बड़ी बात है, अकेला आदमी एक ऑर्गेनाइज़ेशन चलाना, कोई स्टाफ नहीं, कोई कुछ नहीं। और मैंने वो सब चला के दिखाया है, लगभग 6 महीने से ऊपर हो गए हैं। मैं जैसे-तैसे करके चला रहा हूँ, और आगे आने वाले टाइम में भी मैं चलाता रहूँगा। इस बात की कमिटमेंट मैं हमेशा शुरू से करता आया हूँ, आज भी कर रहा हूँ। मैं फीस नहीं बढ़ाऊँगा जी, चाहे कुछ का कुछ हो जाए। मैं अभी ज़रूर पैसे इकट्ठे करूँगा, सेविंग्स करूँगा, और उसके बाद मैं स्टाफ को हायर करूँगा, ताकि मेरे को ऐसा ना लगे कि मैं अपने बच्चों से पैसे लेकर के स्टाफ हायर कर रहा हूँ। मैं अपने खुद के पैसे से स्टाफ हायर करना चाहता हूँ। ये मेरा एम है। एंड ऑफ कोर्स अगर सब कुछ ठीक रहा, तो मैं आगे आने वाले टाइम में ये भी करूँगा ज़रूर, फीस बिना बढ़ाए स्टाफ हायर करूँगा, और धीरे-धीरे करके हम ग्रो करते जाएँगे। तो एक छोटी-सी जर्नी थी मेरी, अगर आपको अच्छी लगी तो एटलीस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। और ये बात सबको एटलीस्ट पता लग रहा होगा कि ईमानदारी से अगर कोई इंसान काम करता है ना, वो आगे ज़रूर बढ़ता है। नो डाउट ग्रोथ काफ़ी स्लो हो जाती है, बट कोई बात नहीं, ग्रोथ होती ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक बिल्कुल डार्क फेज़ में इंसान चला जाए और वो कुछ ना कर पाए लाइफ़ में, ऐसा नहीं होता। द थिंग इज़ कि अगर आप मेहनती हैं, आप बहुत ज़ोर लगा रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ आप काम कर रहे हैं, और जिस भी काम में आपने हाथ डाला है, आप उसे छोड़ते नहीं हो, तो आज नहीं तो कल ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। ये मेरा मानना है। और ये इतनी बड़ा जो आई थिंक आधे घंटे से ऊपर का वीडियो है, उसकी जस्ट एक छोटी-सी समरी आप ये निकाल सकते हो कि मेहनत करने वाला आदमी कभी ज़िंदगी में पीछे नहीं रहेगा। आज नहीं तो कल वो भी ज़रूर आगे बढ़ेगा। ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच। बाय-बाय।